नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं अदिति राजपूत। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है बलूचिस्तान में फैलती बगावत की आग से। जाफर एक्सप्रेस के मामले में बलूचिस्तान में हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पाकिस्तानी पुलिस सेना को ज्यादातर जगहों पर मुंह की खानी पड़ रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे दक्षिण कोरिया में लगी आग पर क्यों नहीं पाया जा सका है अब तक काबू, और साथ ही हम चलेंगे इजराइल और जानेंगे कि यरूशलेम में अचानक क्यों बजने लगे सायरन। और इसके बाद तुर्की की बात, इस्तांबुल की सड़कों पर निकले मार्च में और क्यों लगे एर्दोगान विरोधी नारे। और आखिर में न्यूजीलैंड की पुलिस को मिले नए कर्मचारियों की क्या है खासियत। लेकिन सबसे पहले लीड स्टोरी। बलूचिस्तान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इस कोने से लेकर उस कोने तक हमले लगातार जारी हैं। निशाने पर पुलिस वाले, सैनिक, सरकारी कर्मचारी और पंजाब से आने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान में लड़ाई पिछले 70 बरसों से चल रही है, लेकिन हाल के बरसों में इसमें बहुत तेजी आ गई है। पाकिस्तान की सरकार इनके पीछे भारत का हाथ बताती रही है। जाफर एक्सप्रेस मामले में पाकिस्तान की सरकार और फौज की किरकिरी की खबरें अभी ठंडी नहीं पड़ी हैं कि बलूचिस्तान में हमले फिर बढ़ने लगे हैं। अब से कुछ देर पहले क्वेटा में एक धमाका हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग जख्मी हुए हैं। हाल के दिनों में बलूचिस्तान में हमले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि कई इलाकों से तो पुलिस थाने छोड़कर भाग गई है। पुलिस भी बता रही है कि बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे संगठनों से जुड़े लोगों ने तुर्बत, पंजगूर, पसनी, बोलान, कोलपुल और मस्तांग में सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है। गुरुवार को इन्होंने ताजाबंद के इलाके में 3 ट्रेलर्स को जला दिया। इसमें ग्वादर पोर्ट से यूरिया ले जाया जा रहा था। हाईवे को ब्लॉक करके बैठे लड़ाकों ने ये आग लगाई। कलमात इलाके में 4 लोगों की हत्या भी कर दी गई। कराची जा रही एक बस से उतारकर इन लोगों को मारा गया। बलूचिस्तान के लोग बरसों से अपनी अनदेखी से परेशान हैं। उनको अपने संसाधनों का लाभ नहीं मिलता है और विरोध करने वालों को उठा लिया जाता है। महारंग बलोच इसी के खिलाफ एक मोर्चे पर लड़ रही हैं। दूसरे मोर्चे पर बीएलए ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में होने वाली हर दूसरी घटना के लिए भारत को दोषी ठहरा देता है, लेकिन सबूत कभी नहीं देता है, बस पलटकर आरोप लगा देता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने विदेशी कारों के आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया है। चीन और कनाडा ने इसे लेकर अमेरिका की आलोचना की है। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना, बीएलडब्ल्यू और संवर्धा मदरसन जो है उससे अमेरिका को गाड़ियां और पुर्जे एक्सपोर्ट होते हैं। तो क्या भारत को भी इससे कोई नुकसान होगा? क्योंकि टाटा की जैगुआर, लैंड रोवर की तकरीबन 21% बिक्री अमेरिका में होती है और इनका निर्माण यूके में होता है। लेकिन अमेरिका के कार उद्योग से जुड़े लोगों का ये कहना है कि ट्रंप के फैसलों से वहां के कार उद्योग को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। Ultimately, we could probably anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. ट्रंप का फंडा एकदम साफ है, कमाई, कमाई और कमाई। तरह तरह के टैरिफ लगाकर और बढ़ाकर वो अमेरिका का खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ताजा फैसला विदेशों से अमेरिका आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का है। अमेरिका ने पिछले साल तकरीबन 8 लाख कारों और हल्के ट्रकों का आयात किया, जिनकी कीमत $244 अरब के आसपास थी। मैक्सिको, जापान और दक्षिण कोरिया से सबसे ज्यादा गाड़ियां, $197 अरब की गाड़ियों के पुर्जे आयात किए। ये ज्यादातर मैक्सिको, कनाडा और चीन से आए। भारत से भी गाड़ियां अमेरिका जाती हैं। ट्रंप के फैसले के बाद भारत की टाटा कंपनी के शेयर 6% तक गिर गए। कहा जा रहा है कि ट्रंप के फैसले का टाटा मोटर्स की जगुआर, लैंड रोवर पर सीधा असर होगा। कंपनी ने पिछले साल दुनिया भर में 4 लाख कारें बेची। इनमें से तकरीबन 88,000 अमेरिका में बेची। कंपनी अपनी ज्यादातर कार ब्रिटेन में बनाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
अमेरिका में आयात होने वाले कारों पर टैरिफ बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय कार बाजार को एक बड़ा झटका दिया है। अब सबको इंतजार 2 अप्रैल का है, जब डोनाल्ड ट्रंप कई देशों से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने का फिर ऐलान करेंगे। लेकिन भारतीय निर्यात से जुड़े जानकार भारत पर टैरिफ को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आ रहे हैं। एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव हो ट्रेड को बढ़ाना है, 200 से 500 बिलियन डॉलर ले जाना है। हमें एक मल्टी सेक्टरल बायलैटरल टैरिफ अरेंजमेंट भी करना है यूएस के साथ। तो उस कंटेक्स्ट में 2 अप्रैल की जो डेट आ रही है, मेरे को नहीं लगता कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे लगाएंगे, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी उनसे निगोशिएशन कर रहा है। बहुत से यूएस प्रोडक्ट को हमने ऑलरेडी ड्यूटी कंसेशन दे दिया है। तो जब वो बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की, वो खाली इंडिया के लिए नहीं है, और कंट्रीज़ के लिए भी रेसिप्रोकल टैरिफ आता है। ऑफ कोर्स इंडिया का नाम लिया है, लेकिन क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज्ड हैं विद द यूएस, तो ये शायद डेडलाइन हमारे ऊपर नहीं आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहले महंगी कारों पर 125% टैरिफ लगता था, जिसे अब घटाकर 70% कर दिया गया है। इससे ज्यादा टैरिफ भारत कारों पर नहीं वसूलता है, लेकिन अमेरिका भी इतना ही टैक्स वसूलेगा तो बेशक अमेरिका के खरीदारों को भारतीय कारों की कीमत ज्यादा देनी होगी। अमेरिका में आमतौर पर एक कार की कीमत 48 से 50 हजार डॉलर के आसपास पड़ती है। नए टैरिफ में इसमें 12,000 डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी लोगों को महंगी कार मिलेगी और हो सकता है कि फिर उनमें से कई पुरानी कारों को खरीदने पर ज्यादा जोर दें। अमेरिका और भारत के बीच फिलहाल 190 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसे अगले 5 सालों में बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक करने का इरादा है। लेकिन टैरिफ बैरियर्स हटाए बिना ये कैसे संभव होगा? बाहर से आने वाली कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अब किया है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो देश जिस वस्तु पर जितनी टैरिफ लगाएगा उतनी टैरिफ अमेरिका लगाएगा, इस नीति का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं और इसे 2 अप्रैल से लागू होना है। टैरिफ की ट्रंप की जिद से पार पाने के लिए भारत अपनी तरफ से लचीला रुख दिखा रहा है। इस बीच ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए अमेरिकी दल भारत में है। भारत की कोशिश 2 अप्रैल की समय सीमा से छूट पाने की है और सितंबर तक समझौते तक पहुंचने की है। क्वाड समिट के लिए ट्रंप उसी समय भारत आने वाले हैं और तभी समझौते पर ऐलान संभव है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील जैन साहब हैं हमारे साथ, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। सुनील जैन साहब, आपका स्वागत है यहाँ पर। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ट्रंप के जो टैरिफ हमले हैं उससे भारत के ऑटो उद्योग को कितना नुकसान हो सकता है और कौन कौन से क्षेत्र ऐसे आपको लगते हैं जहाँ पर भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये ऑटो टैरिफ के अंदर जहाँ तक सवाल है, हर टैरिफ जो हिंदुस्तान के गुड्स पे लगेगा वो रिलेटिव होगा कि दूसरे देशों पे जो टैरिफ लग रहे हैं और हमारे देश पे टैरिफ लग रहे हैं, और दूसरे देशों की कॉस्ट क्या है और हमारे देश की कॉस्ट क्या है। तो अगर दूसरे देशों की कॉस्ट आज भी हमारे कॉस्ट से ज्यादा है और सब पे टैरिफ लग रहे हैं, तो असर हमारे पर नहीं, अमेरिका के अंदर चीजें जो जा रही हैं वो महंगी होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ओवरनाइट सारी चीजें अपने आप खुद अमेरिका में प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर है, तो वो ये चाहते हैं कि मैं आपका सामान जरूर खरीदूंगा पर आप भी मेरा सामान खरीदें। उसके अंदर भारत ने कुछ लचीलापन दिखाया है और डिस्कशंस चल रही हैं जी। तो मेरे हिसाब से ऑटो ट्रेड में हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंपनियों का जरूर फर्क पड़ेगा जो कंपोनेंट सप्लाई करती हैं, और या टाटा मोटर्स की लैंड रोवर को फर्क पड़ेगा। बाकी कंपनियों को मेरा ख्याल ऑटो ट्रेड में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया उस कैटेगरी के अंदर कंपीट ही नहीं कर रहा जैसे कि कनाडा और चाइना और जापान से है। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर भारत पहले ही ईवी, ऑटोमोबाइल, बाइक और अल्कोहल और अमेरिका के एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं उन पर टैरिफ कम करने को लेकर एक तरह से तैयार है, ये सहमति वो जता चुका है। ऐसे में क्या भारत को अलग टैरिफ कैटेगरी में रख सकता है अमेरिका आगे आने वाले वक्त में? देखिए 2 तारीख को क्या होगा ये शायद स्पेकुलेशन है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट जो बातचीत आज की डेट में भारत की चल रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अगर उसके ऊपर कोई फैसला होता नजर आ रहा है कि भाई सितंबर तक हम ये टैरिफ फैसला कर लेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि शायद ट्रंप कुछ हमको और एक्सटेंशन दे दे सितंबर तक और हमारे को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। मेरे हिसाब से ये मौका भारत की कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को एफिशिएंट बनाएं और वर्ल्ड मार्केट में compete करने की कोशिश करें, क्योंकि टैरिफ तो सब पे लग रहे हैं, हिंदुस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है।
अगर आप लेकिन यूएस की तरफ से देखें तो हमारा एवरेज टैरिफ यूएस गुड्स के ऊपर करीब करीब 12.5% है, और यूएस का हमारी गुड्स पर टैरिफ एवरेज 3.2% आता है। तो ये गैप तो है, और 40-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड गैप भी है। तो ट्रंप का तो मानना ये है कि भाई मैं आपसे खरीदूंगा, आप भी मुझसे खरीदें। तो मेरी अपनी समझ की ये कहती है कि हमारे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो बहुत शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आएगा, इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है। पर सितंबर तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे उल्टा और ज्यादा फायदा होगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो गया। बिल्कुल सुनील जी, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी गए उसके बाद लगातार बातचीत जो है वो चल रही है। हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ जाते हैं। अप्रैल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो भी अमेरिका जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनकी यात्रा से खासकर रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसके मुद्दे पर हमें संतोषजनक राहत मिल सकती है? क्योंकि राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये गिव एंड टेक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुद्दे बड़े क्लियर हैं, आप मुझे क्या दे रहे हो और मैं आपको क्या दे रहा हूँ। तो राहत अगर आप कहते हो मिलेगी तो वो तभी मिलेगी जब आप क्या दोगे। जैसे कि इंडिया ने अभी टेस्ला को अलाउ कर दिया टैरिफ कम करके जी, तो एक राहत दी है, और एलन मस्क एक बड़े अहम पोस्ट पर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका इन्फ्लुएंस है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन दूसरी कंपनियों के, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, स्पेशली चाइना, मेक्सिको, कनाडा, जिनके साथ इस टाइम ऑलरेडी टैरिफ लग चुके हैं जी। और शायद ट्रंप का इंडिया के साथ और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रिलेशन अच्छे हैं। तो एक उम्मीद बनती है कि भाई अगर ये टैरिफ लगते भी हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक लगेंगे, और एग्रीमेंट होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जी। बहुत होपफुल, नुकसान होगा थोड़ा बहुत, पर शॉर्ट टर्म के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जैन साहब, आप जुड़े हमसे, आपने वक्त निकाला और ज़रूरी जानकारियां हमारे साथ साझा की। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है 2030 तक 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों ही अपने अपने हितों का ध्यान इसमें ज़रूर रखेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक और ज़रूरी खबर आई। भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए हुए भारतीयों के साथ व्यवहार को लेकर अमेरिका के सामने चिंता जाहिर की है। कहा गया है यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से संसद में जो दी गई जानकारी है उसमें ये बताया गया कि भारत ने गैर कानूनी प्रवासी भारतीयों की वापसी के दौरान धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने का अनुरोध किया है। हालांकि यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि उनकी तरफ से वापसी के दौरान किसी से भी पगड़ी हटाने को नहीं कहा गया। तो इस बात पर लेकर भारत ने अपनी चिंता जो है वो दर्ज करा दी है। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी इलाकों में जंगल में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तेज हवा इसमें बहुत बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। और अब तेज बारिश हो तो आग बुझे, इस बात का इंतजार सभी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार करके आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आग इतनी तेज है कि कामयाबी नहीं मिल पा रही। शुक्रवार से लगी इस आग में अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। 37,000 को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। 300 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 36,010 हेक्टेयर में आग लगी हुई है। हजारों लोग और 20 हेलीकॉप्टर हालात पर काबू पाने में लगे हैं, लेकिन तेज हवाएं भारी पड़ रही हैं। आग और ज्यादा आगे तक ना फैले इसके लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनमें से कई पेड़ तो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जो हालात बन रहे हैं उनमें बारिश ही कोरिया को इस आफत से राहत दिला सकती है। गुरुवार को देर रात तक बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन कोरिया के वन सेवा प्रमुख का कहना है कि 5 मिलीमीटर से कम बारिश हुई तो उससे राहत मिलने के आसार बहुत ही कम होंगे। और अब दुनिया भर की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं कोने कोने से। आपको लिए चलते हैं इजराइल के यरूशलेम, जहां पर सायरन की आवाज सुनते ही लोग आसपास की सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आते हैं। इजरायली सेना ने यमन की तरफ से छोड़ी गई 2 मिसाइलों का रास्ते में ही पता लगाकर सायरन बजा दिया था। गाजा में लड़ाई शुरू होने के बाद से यमन के हूती बागी इजराइल पर कई मिसाइलें दाग चुके हैं।
गुरुवार की घटना के लिए हुतियों ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। जंगबंदी की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर हमला किया, जिसमें कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं और जिसमें 12 साल की एक बच्ची भी शामिल है। रूस ने एक के बाद एक कई ड्रोन दागे, जिनसे कई जगहों पर आग भी लग गई। राहत और बचाव का काम जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी करके कहा कि रूस ने सुमी और दनीप्रो पर भी हमला किया है। आज सुबह लाल सागर में मिस्र के हुरगादा बंदरगाह के नजदीक एक रूसी पनडुब्बी सिंदबाद डूब गई, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत का अंदेशा जाहिर किया गया है। 9 लोग जख्मी हुए हैं। उनके समेत कुल 38 लोगों को बचा लिया गया है। इस पनडुब्बी में कई साल से पर्यटक यात्रा कर रहे थे। ये इलाका अपने समुद्री तटों और मूंगे के लिए काफी मशहूर है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पनडुब्बी के डूबने की वजह आखिर क्या थी। तुफ्स यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही तुर्की की एक महिला रुमैसा को बिना कोई वजह बताए फेडरल एजेंटों ने गिरफ्तार कर लिया है। रुमैसा के वकील ने अदालत में ये जानकारी दी कि वो समरविले में अपने घर से कुछ दोस्तों से मिलने के लिए निकली ही थी कि उनको गृह विभाग के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रुमैसा को 6 लोगों ने घेरा और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया और इन लोगों ने अपने चेहरे भी ढक रखे थे। उन्हें रुमैसा का फोन अपने कब्जे में ले लिया और उसे हथकड़ी लगा दी। तुफ्स यूनिवर्सिटी के प्रमुख सुनील कुमार ने एक बयान जारी करके बताया है कि उनको संघीय प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है, जिसमें कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र को हिरासत में लिया गया है और उसका वीजा खत्म कर दिया गया है। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने गुरुवार को शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला। इसमें से ज्यादातर छात्र थे। गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले 1 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। गिरफ्तार मेयर एक्रम इमामोगलू को राष्ट्रपति एर्दोगान का अहम विरोधी माना जाता है। छात्रों ने जो बैनर ले रखे थे उन पर एर्दोगान से इस्तीफा भी मांगा गया था। और अब वीडियो ऑफ द डे आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड की पुलिस को गुरुवार को नए कर्मचारी मिले हैं। देश के पुलिस प्रमुख ने एक समारोह में इनको पुलिस में शामिल किया। ये नए सदस्य दरअसल कुत्ते हैं, जिनको जांच और गश्त के काम में लगाया जाएगा। आज जिन कुत्तों को पुलिस में शामिल किया गया, उन्होंने न्यूजीलैंड के पुलिस डॉग ट्रेनिंग सेंटर में 37 हफ्तों की ट्रेनिंग ली है। और एनडीटीवी दुनिया में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।